सबसे पहले हम धन्वंतरी वंदना से शुरू करेंगे। धन्वंतरी वंदना करते हैं। फाल्गुन भाई नमस्कार। नमस्कार मलय जी। नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। नमस्कार। आपकी राय देख रहे थे? नहीं बस हाँ ठीक है। नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जराभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनाम्। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलौका घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवान धन्वंतरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवान धन्वंतरि देवा। नमामि धन्वंतरि नमामि धन्वंतरि। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवान धन्वंतरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवान धन्वंतरि देवा। नमामि धन्वंतरि नमामि धन्वंतरि।
शायद किसी ने गलती से प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया है। नमस्कार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है। हाँ जी। आयुर्वेद व्यासपीठ से जुड़े आप सबका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब लोग आयुर्वेद व्यासपीठ से तो परिचित ही होंगे। ये ऐसा संगठन है जो आयुर्वेद व्यासपीठ का प्रचार प्रसार करता है और जो आम लोगों है उनको भी आयुर्वेद के बारे आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रह सके ये बताता है एवं हमारी संहिताओं का पठन करते हैं, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को समझाते हैं और वैद्यों का अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए परंपरागत जो वैद्य है उनका वो भी हमारे साथ में जुड़ते हैं और हर बार हम ऐसी क्लिनिकल मीटिंग करते हुए जो भी वैद्यों का जो भी प्रश्नार्थ है वो पूरा करते हैं, उनका क्वेश्चन का निराकरण करते हैं और प्रैक्टिस में वो अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस कर सके, इसलिए हर बार ऐसी क्लिनिकल मीटिंग में जो वैद्य अपने अपने जगह पे जो प्रसिद्ध है सफल है वो सब वैद्य यहाँ पे आते हैं, अपना ज्ञान है सबको बांटते हैं। आज हम जुड़े, अगली बार हम पहले भी कितने अच्छे वैद्यों का यहाँ पे क्लिनिकल मीटिंग में आए थे। आज भी एक हमारे साथ में है। आयुर्वेद का जो 4 पाद बोला जाता है उसमें एक पाद है औषध। अगर औषधि अच्छा ना हो तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है, तो इसके लिए औषध निर्माण कैसे करें, इसलिए हमारे साथ में है आज वैद्य मल्हार प्रभाकर जोशी सर, जो सांगली से है, महाराष्ट्र में उनका क्लिनिक है। वो स्ववैद्यराज एवी दत्तात्रेय जी उनके गुरुजी थे और गुरुकुल मेथड से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। 32 सालों से आयुर्वेद की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी खुद की बनाई हुई मेडिसिन ही वो इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, उनकी जो प्रैक्टिस में सफलता है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। पंचकर्म की भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेडिसिन में वो चूर्णा है, क्वाथ है, घृत है, तेल है, गुगलू है, वटी, मसी, भस्मा, मंडूर, मार्क्सिक वो सब बनाते हैं। और जो प्रैक्टिस में लिवर डिसऑर्डर है, मूत्रास्मरी है, उदर रोग है, संधिवात है एवं बाल रोग, किडनी डिसीज, स्त्री रोग, कैंसर, कोविड ऐसे सभी रोगों में उन्होंने सफलतापूर्वक चिकित्सा की है। आज हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। 2000 से वो आयुर्वेद व्यासपीठ सांगली डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट है एवं आयुर्वेद व्यासपीठ पश्चिम महाराष्ट्र विभाग के भी वो प्रेसिडेंट है एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के वो सह कार्यवाह है। हम आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर कब से बोल रहे हैं कि मेरा आप जल्दी से मेरा शुरू कीजिए, मैं बहुत सारा नॉलेज लेके आपके साथ ज्ञान बांटने चाहता हूँ, तो सर का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। उपस्थित सभी वैद्यों का मैं प्रारंभ में ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद व्यासपीठ के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही है। आज आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात शाखा ने मुझे ये अवसर दिया है। मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है वो आपके सामने रखना, और ये अपॉर्चुनिटी आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात ने मुझे दी है, तो आयुर्वेद व्यासपीठ के सभी कार्यकर्ता और मान्यवर वैद्यों को पहले मैं सादर धन्यवाद बोलता हूँ। आयुर्वेद व्यासपीठ ने कृण्वन्तो विश्वम स्वस्थम इतना बड़ा ध्येय, बड़ा लक्ष्य सामने रखकर आयुर्वेद व्यासपीठ की स्थापना हो चुकी है। अभी जो समय जिस समय से हम गुजर रहे हैं, ये कोरोना विषय जो है, उसमें भी ज्यादातर रुग्णों को हम आयुर्वेदिक चिकित्सा से कुछ स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं क्या, ये भी हमने सोचना शुरू कर दिया था। गत 1 साल से हम
उसके ऊपर प्रयत्न कर रहे थे। राज्य मान्यता न मिलने के कारण कुछ और भी बाकी कारण भी है उसमें। हमें प्रत्यक्ष रूप से कोरोना पॉजिटिव जो रुग्ण थे उनके ऊपर शासकीय नियमों के आधार से हमें कुछ ट्रीटमेंट देने को नहीं मिला है, लेकिन अब हमने पोस्ट कोविड क्लिनिक करके जो आयुर्वेद व्यासपीठ और दूध पापेश्वर इन दोनों की सहयोगिता से हमने पोस्ट कोविड सेंटर्स बहुत जगह, महाराष्ट्र में तो 250 तक ये पोस्ट कोविड सेंटर्स क्लिनिक्स अब शुरू हो चुके हैं। मेरे आप सब लोगों को विनती है कि इसी स्लाइड के नीचे आयुर्वेद व्यासपीठ की वेबसाइट दी है www.ayurvedvyaspeeth.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना भी नामांकन इस पोस्ट कोविड क्लिनिक में कीजिए। और ज़्यादातर बहुत सारे दुष्परिणाम ये कोरोना व्याधि के और कोरोना व्याधि के ऊपर जो चिकित्सा की गई है उसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम अब हमारे सामने आ रहे हैं। उनसे पूरे समाज को ठीक तरह से कुछ ना कुछ तो लाभ देने के लिए आयुर्वेद व्यासपीठ ने ये पोस्ट कोविड क्लिनिक का प्रारंभ किया है। मेरे आप सभी से विनंती है कि आप भी जो कम से कम 4, 5, 6 साल या उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन वैद्यों के लिए ये अच्छा अवसर भी है और देश सेवा, समाज सेवा करने का लाभ उनको मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारे विषय तक अग्रसर होते हैं। भगवान धन्वंतरी को सादर नमन। मेरे गुरु कैलाशवासी बृहत्त्रयी रत्न वैद्यराज आवा दातार शास्त्री, इनको भी सादर नमन। आज का हमारा विषय प्रायः मेरा विषय औषधि निर्माण है और वो भी ट्रेडिशनल मेथड से, इसलिए ये स्लाइड मैंने पहले आपके सामने रखी है। गत 32 साल से मैं घर पे ही दवाइयाँ सब बनाता हूँ और वही दवाइयाँ मैं रुग्णों को देता हूँ। आज जो हमारा टिपिकल सब्जेक्ट जो बोलते हैं हम, वो है मेडिसिन यूजफुल टू ट्रीट पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस। बहुत सारे रुग्ण इसमें अभी सामने आ रहे हैं। वैसे तो पहले मैं लंग फाइब्रोसिस के ऊपर हम जो दवाइयाँ यूज करते हैं अच्छी तरह से लाभ असरदार हो रही है, ऐसी दवाइयों की पूरी लिस्ट आपके सामने रखूंगा जो मैं यूज करता हूं और जिन दवाइयों से बहुत सारे पेशेंट अच्छी तरह से लाभ पा चुके हैं, ऐसी लिस्ट पहले आपके सामने रखूंगा। और उसमें से एक 8-10 दवाइयाँ कि जो हम अच्छी तरह से घर पे बना ले या उसकी जो प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से समझ लेकर उसके हिसाब से वो दवाइयाँ बना गई तो बहुत अच्छा असर उन दवाइयों का रुग्णों में दिखाई देता है। हैरान करे तो मुझको। पहले लंग फाइब्रोसिस के बारे में एक दो स्लाइड्स के ऊपर मैं बोलूंगा और हम आगे चलेंगे। ये नेट से लिया हुआ पिक्चर है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। जहाँ फाइब्रोसिस है वहाँ का ये एरो दिखाकर नोट भी किया गया है। एलोपैथी ने जो इसका डेफिनेशन बताया है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है कंडीशन दैट कॉजेस लंग स्कारिंग। ये जो दो शब्द है स्कारिंग एंड स्टिफनेस, इसके बारे में हम सोचते हैं और इन दो शब्दों में हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसके बाद हमें सोचनी चाहिए। ये स्कारिंग और स्टिफनेस, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या कोई उल्लेख मिलता है क्या? हाँ, जरूर मिलता है। हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। मल्हार जी नमस्ते, आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, दिख नहीं रही। स्लाइड शेयर किया, दिखाई दे रही है। दिखाई। ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद। दिखाई दे रही है।
आपको नहीं दिखाई क्या? अभी दिख रही है कोई उनको अभी? वो प्रॉब्लम मेरे मैंने मोबाइल क्या, में नेटवर्क। ओके। हाँ मेरे सामने भी एक महीना दूसरा लैपटॉप भी रखा है, वहां भी दिख रही है, इसलिए मैंने ओके, कुछ ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मेरा जो परिचय दिया गया उसमें एक बात रह गई। मेरे गुरुजी जो दातार शास्त्री थे, उन्होंने पांचभौतिक चिकित्सा इसका एक बड़ा ज्ञान हमें दिया है, और उसमें से मैंने ये पार्थिवता ये शब्द निकालकर आपके सामने रखा है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इसका निदान हम पार्थिवता बढ़ गई है, यानी वहां पृथ्वी तत्व का ज्यादा गठन हो गया है, फेफड़ों में पार्थिवता बढ़ गई है, वहां स्कारिंग और स्टिफनेस, इसकी परिभाषा हम पार्थिवता बढ़ गई है ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही पार्थिवता बढ़ी हुई है, यही बात ध्यान में रखकर जो मैंने गत साल भर चिकित्सा दी है रुग्णों को, उनमें अच्छे असर मिले हैं। अब ये पार्थिवता कम करनी है, यानी स्कारिंग और स्टिफनेस कम करने के लिए निसर्ग में हम देखते हैं, जब भी हमें जहां से भी हमें पार्थिवता कम करनी होती है तो वहां आप महाभूत और अग्नि महाभूत गुण प्रधान द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। अग्नि से लोहा कभी पिघल जाता है, यानी बहुत सारा पार्थिव भाग जिसमें है लोहा, वो भी अग्नि से पिघल जाता है, और आप महाभूत तो पृथ्वी को हम उसमें समा लेता है, ऐसी बात ग्रंथों ने हमें बताई है। तो लंग फाइब्रोसिस में हमें आप महाभूत और अग्नि महाभूत गुण प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करना है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से कम होता नजर आ रहा है। देर लगती है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन लंग फाइब्रोसिस अच्छी तरह से कम हो रहा है। जिसके ऊपर बात ज्यादा नहीं करनी है आज के सब्जेक्ट के मुताबिक, मैं वो आपको सिर्फ पॉइंट्स बताकर आगे जा रहा हूं। चिकित्सा चतुष्पाद का उल्लेख अभी प्रज्ञा प्रज्ञा जी ने किया है। औषधि कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हमारे ग्रंथों ने सब मार्गदर्शन किया है। बहुकल्पम होनी चाहिए, बहुगुणम होनी चाहिए, पूरे गुण से संपन्न होनी चाहिए, और उसके व्याधि के हिसाब से वो सटीक यानी योग्य होनी चाहिए। ये सब हमने ग्रंथों में पढ़ा है। लेकिन ऐसी बहुगुणम बहुकल्पम संपन्नम ये दवाइयाँ हम खुद बना ले तो उसमें का ये सब प्यूरिटी क्वालिटी सब उसमें आ जाता है, और वो जहाँ सुयोग्य जहाँ हमें यूज करनी है वहां हम यूज करके अच्छी तरह से गुण ले सकते हैं। आज मैं जो दवाइयाँ जो आपके सामने मैंने गत साल में जो दवाइयाँ इसके लिए यूज किए वो सब पहले आपको बताता हूँ। चूर्ण में ज्येष्ठमत चूर्ण है, नागरादि कषाय, नागरम पौष्करम मूलम गुड़ुची कंटकारिता, ये कषाय, गुगुल में फलत्रिकादि गुगुल, लघु सूत शेखर वटी, खलवी यंत्र में त्रिभुवन कीर्ति, हिंगुलोत्थ पारद, लेकिन वो सिंदूर के लिए या किसी पारद रसकल्प जो भी हम बनाते हैं उसमें हिंगुलोत्थ पारद मैं यूज करता हूँ, इसलिए वो निकालने की प्रक्रिया भी आपके सामने आज रखने वाला हूँ। रस सिंदूर है, वरांग क्षार जो चरक में गुल्म चिकित्सा में दिया है, विडंगादि क्षार करके, उसका भी वर्णन आज करूंगा। भस्मों में टंकण मारित अभ्रक भस्म, ये आज का मेरा जो भी अच्छा और अच्छी तरह से लाभ देने वाला जो दवाइयां में ये दो ऊपर वाले टंकण मारित अभ्रक भस्म और सोमनाथी ताम्र भस्म, इन दो दवाइयों से मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने लिए हैं। ये बनाने की प्रक्रिया भी आज आपको मैं बता रहना जा रहा हूँ। श्रृंग भस्म मैंने इसको रेड कलर से आपके सामने रखा है, इसके ऊपर बैन है। यदि पूर्वापार चलता हुआ
वैद्य ग्रह या गृह होगा तो, और घर में कोई श्रृंग पुराने जमाने का है तो उसका भी भस्म बनाकर हम रख सकते हैं और उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में अभी तो ये नहीं मिल रहा। और एक 7-8 कल्प है जो मैंने ये लंग फाइब्रोसिस में यूज किए है, उसमें पुष्कर मूल चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, पिंपल लाक्षा, ये पूरी संधान कर्म करने वाली एक अच्छी दवाइयाँ है, उसका भी चूर्ण मैंने यूज किया है। तालिसादी चूर्ण आपको तो मालूम ही होगा, और 2-3 गुग्गुल मैं यूज करता हूँ। ये गोक्षुरादि गुग्गुल, पहले बताया हुआ फलत्रिकादि गुग्गुल, ये सब पंचभौतिक चिकित्सा के 2 बड़े स्तंभ करके हम इनका यूज करते हैं। त्रिफला गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, एक लक्ष्मी नारायण कल्प जो ज्वर चिकित्सा में बहुत अच्छा असरदार दवा के रूप में हम यूज करते हैं। ये अभी 7-8 एक्स्ट्रा, और आज जिनके बारे में बोलने वाला वो 10 दवाइयों की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। अभी एक एक द्रव्य और उसका वर्णन हम आगे देखेंगे। चूर्ण बनाने में ऐसी क्या बात आप बताने वाले हैं, ऐसे सभी लोग मुझे पूछते हैं। ज्येष्ठ मद एक नाम मैंने सामने आपके रखा है, क्योंकि व्याधि आज लंग्स के हिसाब से है, श्वास काश ज्वर इसके हिसाब से व्याधि है, इसके लिए मैंने ज्येष्ठ मद का नाम लिया है। लेकिन चूर्ण ग्रंथों में हमें स्पष्टतया मार्गदर्शन मिलता है, मासद्वयात् तथा चूर्णम हीन वीर्यत्वम आपनुयात्। कोई भी चूर्ण जब भी हम बनाते हैं ग्रंथों के हिसाब से वो 2 महीने में हीन वीर्य हो जाता है। अब आप एक बार मार्केट में जो चूर्ण मिलता है उसके बारे में सोच कर देखिए। सिर्फ फैक्ट्री में बनता है, उसके जो डीलर्स रहते हैं उनके पास जाता है, डीलर्स के जो हमारे गांव में जो भी रिटेलर होता है उसके पास वो चूर्ण आ जाता है, और उसके बाद वो हम तक पहुंचता है। हमने आज यदि ऑर्डर दे दी तो कम से कम 15 या 20 दिन या ज़्यादातर 1 महीना भी इसमें जा सकता है। हम तो ऑर्डर 1 किलो 2 किलो ऐसे ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन पहले महीने में यदि 400 ग्राम 500 ग्राम चूर्ण हमने यूज किया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका प्रयोग करने के 2 महीने तो यहाँ चले गए। उसके बाद वो चूर्ण हीन वीर्य होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे हम उसकी कुछ लाभ नहीं होता, इसके लिए मात्रा बढ़ा देते हैं, मात्रा बढ़ा दी तो भी अच्छा असर नहीं दिखता है। ऐसे करते करते हमारी चिकित्सा में जो हम द्रव्य यूज करते हैं उनके ऊपर से हमारा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने एक जो हम करते हैं वो प्रक्रिया आपके सामने रखते हैं। ये चक्रिका बनाकर हम रख देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्येष्ठमद का चूर्ण ज्येष्ठमद क्वाथ से भावित करके ऐसी चक्रिका बनाकर रखते हैं। ये सभी वैद्य घर पे ही बना सकते हैं। ऐसी दवाइयां मैंने 4-5 पहली बताई है, और बाकी 4-5 जो भस्म रसकल्प है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्येष्ठमद चूर्ण ज्येष्ठमद क्वाथ से भावित करके ऐसे चक्रिका बना है। हमें महीने में 2 महीने में कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं इसका साधारणतः अनुमान रहता है। उसके हिसाब से 4 चक्रिका 5 चक्रिका या 10 चक्रिका ऐसा चूर्ण बनाकर हम रख सकते हैं। पेशेंट के हिसाब से कम ज्यादा हो गया तो भी हम चूर्ण उसका बना सकते हैं। लेकिन ये चक्रिका बनाने के बाद हमारे पास ऐसा ज्येष्ठमद चूर्ण है, कोई भी अन्य भी चूर्ण जो भी हम यूज करना चाहते हैं वो हम पूरा साल कम से कम 1 साल तक अच्छी तरह से बहुत कम मात्रा में, यानी ज्येष्ठमद को ज्येष्ठमद से भावित कर दिया तो उसका
क्वालिटी भी बढ़ता है और क्वांटिटी भी कम होने लगता है। ऐसे करके रख सकेंगे और उसके बाद 1 साल तक तो हम रख सकते हैं। ये चूर्ण के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा कल्प है कषाय कल्पना। उसके बारे में भी यही बात सामने आ जाती है, पूरे साल भर हमें इसका भरड़ चूर्ण नहीं मिलेगा। ये शुंठी, पुष्करमूल, गुड़ुचि और कंडकरी, ये 4 द्रव्य जो हमें नागरादि कषाय, नागरादि क्वाथ के हिसाब से ग्रंथों ने दिए हैं, ये लंग्स के हिसाब से, लेकिन पूरे साल भर तो हम ये नहीं यूज कर पाएंगे। तो इन द्रव्यों का भी क्वाथ बनाना है, उसी चूर्ण को उसी क्वाथ से भावित करके फिर से एक बार ऐसी ही चक्रिका बनाकर रखना है, जिससे हम ये पूरा साल तक, यानी यहाँ हमने क्या किया, ग्रंथों ने उनका क्वाथ बनाकर देने को बोला है। ग्रंथों ने इन द्रव्यों का क्वाथ बनाकर देने को बोला है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पूरे साल भर हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ग्रंथों के निर्देश से ही, मैं अभी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं वो पूरा ग्रंथों का जो निर्देश है वो आपके सामने रख सकता हूँ। ग्रंथों के निर्देश से ही उसका अलग रूप से निर्माण करके पूरे साल भर हम यूज कर सके, ऐसा परिवर्तन करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। गुग्गुल कल्पनाएं, ये भी ऐसा ही गुग्गुल कल्प है जो योग रत्नाकर पांडु चिकित्सा में क्वाथ रूप में बनाने को बोला है, और देना भी क्वाथ रूप से ही उसमें कहा गया है। शहद मिलाकर ये क्वाथ रुग्णों को देने को बोला है। जैसे अभी मैंने चक्रिका के बारे में बोल दिया, वैसे ही हम कज्जली मिलाकर कोई भी चूर्ण हम रख सकते हैं, उसका गुग्गुल बनाकर हम रख सकते हैं। ऐसी ही बात ये फलत्रिकादि गुग्गुल के बारे में है। हम ग्रंथों ने दी हुई गुग्गुल की जो प्रक्रिया है गुग्गुल बनाने की, उसी प्रक्रिया से बनाकर ऐसे वर्तियां बनाकर रख देते हैं। जब भी ये वर्ती बन जाती है, उसको 3, 4, 6 महीने तक हम वैसे ही रखकर रुग्णों को देने के लिए यूज करते हैं। ये ऐसी वर्तियां हमने बना दी तो कम से कम 1 साल 2 साल अच्छी तरह से हमें उसका प्रयोग करने में मिल सकता है, और गुण का भी और क्वांटिटी भी नहीं बढ़ती, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, रुग्णों को अच्छा लाभ भी मिलता है। ठीक है। 3 दवाइयां हो गई। वटी के बारे में लघु सूत शेखर, एक नाम मैंने लिया है आपके सामने, नागरम, शुंठी और सुवर्ण गैरिक। भावना में वृद्ध वैद्याधार, शुंठी क्वाथ और नागवेल पत्र स्वरस, दोनों से हमें वृद्ध वैद्याधार मिलते हैं। यदि हमने सोंठ के बारे में और सुवर्ण गैरिक के बारे में ग्रंथों के अनुसार सब प्रक्रिया की है, तो हमें इतनी छोटी छोटी वटियां अच्छी तरह से लाभदायक होती है। ये मैंने हाथ से बनाई हुई है, थोड़ा सा कम ज्यादा दिखता है इसमें, लेकिन इतनी छोटी मात्रा में लघु सूत शेखर वटी, एक वटी दिन में 2 बार बहुत अच्छा अग्नि प्रदीपन कर सकती है। इसका प्रत्यय मैं लेता हूं, यानी कि मैं जो बात बता रहा हूं पहले से ही, क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी और कम क्वांटिटी में हम दे सकते हैं। खल्व यंत्र, मुझे आगे जाकर 2 बड़े दवाइयों के बारे में ज्यादा समय चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में ये सब पहले 4-5 द्रव्यों के बारे में आपको बता रहा हूं। खल्वी यंत्र में त्रिभुवन कीर्ति, ग्रंथों ने हमें निर्देश दिया है, ये 7 द्रव्य खल में लेकर उसका अच्छी तरह से खरल कीजिए। तुलसी, अर्द्रक और कृष्णधत्तुर पत्रों का रस से इसको भावित करना है और वो प्रयोग करना है। हमारे ग्रंथों में जो भी बात बताई होती है, हमारे ग्रंथों में जो भी बात बताई होती है, उसके बहुत अन्य भी जगह पर
उसके रेफरेंसेस हमें मिलते रहते हैं। ये 7 द्रव्य एक साथ मिला दिए तो त्रिभुवन कीर्ति बन गई, ऐसा नहीं होता। ग्रंथों में अन्य जगह पर संयोग का अतिशय बहुत बड़ा महत्व दिया है, इसका भी थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी बचनाग इसमें एक ऐसा द्रव्य है जो विषकारक है, मारक है। बचनाग की शुद्धि तो हम गोमूत्र गोमय में पकाकर कर सकते हैं, लेकिन उसका मारण करने को ग्रंथों ने बताया है, और उसके लिए पहले बचनाग और टंकण खार इन दोनों का खरल करना, यह अन्यत्र लिखा है। त्रिभुवन कीर्ति पाठ में तो नहीं लिखा है। त्रिभुवन कीर्ति पाठ में 7 द्रव्य दे दिए, इनका खरल कीजिए, ऐसा लिखा है। लेकिन बचनाग का मारण टंकण से होता है। बचनाग और टंकण दोनों का जो मिलाप है, उसका अमृतीकरण श्वेत मिरी से होता है। यानी हमें पहले बचनाग, उसके बाद टंकण और उसके बाद श्वेत मिरी, ऐसा ही संयोग करना त्रिभुवन कीर्ति के लिए अच्छा रहता है। ये जब भी आप ऐसी प्रक्रिया से त्रिभुवन कीर्ति बनाएंगे तो उसका लाभ, और 7 द्रव्य एक साथ मिलाकर जो बनाई जाती है उसका गुणों में बहुत सारा अंतर आता है। उसके बाद सुंठ है, पिंपली है, पिपल मूल है। अब हिंगुल है। ये पहले 6 द्रव्य अच्छी तरह से खरल करके खलवल यंत्र से बाहर निकालने हैं, फिर हिंगुल उसमें लेकर ये 7 द्रव्य उसके साथ मिलाने हैं, और बाद में सुरसा, आर्द्रक, हेमबी जैसे द्रव्यों से भावना देनी है। अब यहाँ हिंगुल के बारे में हम ऐसा सोचते हैं ये पारद का खनिज है, लेकिन इसमें से तो हमें पारद मिलता ही है। लेकिन पारद जब हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर कम से कम 8 संस्कार, 16 संस्कार करने के बाद ही उसका प्रयोग करने का ग्रंथों में निर्देश है। तो हिंगुल के जगह हम रस सिंदूर यूज करते हैं। यानी पहले हिंगुल से ऊर्ध्वपातन यंत्र से पारद निकाला, पारद को अच्छी तरह से संस्कार किए, और उसमें से और एक संस्कार यानी ऊर्ध्वपातन संस्कार करके हमने रस सिंदूर बनाया, और वो रस सिंदूर हिंगुल की जगह हम यूज करते हैं। इसी के कारण त्रिभुवन कीर्ति जो बनती है वो भी बहुत अच्छी बनती है, उसकी मात्रा भी बहुत कम रहती है। हम जो इस प्रकार से त्रिभुवन कीर्ति बनाते हैं वो हम डायरेक्टली यूज भी नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, 10 ग्राम त्रिभुवन कीर्ति, उसमें 40 ग्राम सुवर्ण गैरिक, पूरी त्रिभुवन कीर्ति तैयार होने के बाद उसमें उसका सूक्ष्मीकरण भी हम करना पड़ता है, तभी जाकर हम उसका यूज कर सकते हैं। 10 ग्राम त्रिभुवन कीर्ति, 40 ग्राम 50 ग्राम सुवर्ण गैरिक उसमें मिलाकर फिर खल करके वही जाकर हम रुग्णों को दे सकते हैं। इतना बहुत अच्छा संयोग के कारण और ये ग्रंथों के निर्देशों के कारण हम अच्छी तरह से कोई भी कल्प बना सकते हैं। अब आगे जो मैंने अभी बात की वो हिंगुलत्थ पारद, उसमें एक 2-4 स्लाइड्स में आपको दिखाता हूं और हम आगे चलेंगे। हिंगुल का शोधन अम्ल द्रव्यों से बताया है। इसमें भी 2 बातें हम करते हैं। यानी अभी जो ये पतलापन आपको नजर आता है वो नींबू रस उसमें मिलाया है और उसका खरल चलो है। यानी ग्रंथों ने नींबू के रस या अम्ल द्रव्यों के रस से भावना देकर उसको अच्छी तरह से खरल करके उसको शुद्धि के लिए 3 बार 7 बार भी हम कर सकते हैं, निर्देश दिया है। अब हम क्या करते हैं, अम्ल द्रव्य से ही भावना देनी है। तो ये चने के पौधे, ये सब पूरे खेत में चने के पौधे हैं। जाड़ों के दिनों में इनके ऊपर दव बिंदु जमा हो जाते हैं। सूर्योदय से पहले हम ऐसी एक धोती लेकर वो पूरे चने की जो पौधे रहते हैं उनके ऊपर से ऐसे सिर्फ 2, एक इधर करके
पूरा वो उसके ऊपर जो 2 बिंदु होते हैं वो धोती में इकट्ठा करते हैं और उसका ये खल्व करने के लिए उसका जल यानी वो जो 2 बिंदु के साथ मिला हुआ 2 बिंदु से मिला हुआ जो हम चने की आंब करके उसको मराठी में बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये क्यों करते हैं? तो हमने ऐसा बहुत सारे प्रयोग किए हैं। हिंगुल की शुद्धि के लिए यदि हमने नींबू रस का प्रयोग किया तो उसमें उसका जब हम ऊर्ध्वपातन करते हैं तो उसका यील्ड 625 ग्राम तक ही हमें मिलता है। लेकिन जब इस प्रकार से चने का जो 2 बिंदु का जल है उससे यदि हमने भावित किया तो कम से कम 750 ग्राम 800 ग्राम तक पारा हमें मिल जाता है। ये एक डमरू यंत्र का पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है। नीचे का घट छोटा रहता है, ऊपर का घट बड़ा रहता है। उसको 1 किलो के लिए 24 घंटे अग्नि देते हैं। ऊपर वाले मटके के ऊपर पानी में भिगो हुए कपड़े रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पारद ऊर्ध्वपातित होने के बाद वहाँ चिपक जाने में मदद मिलती है। मैंने अभी जैसा बोला वो 725 ग्राम तक पारद हम यहाँ से इस प्रक्रिया से या चने की आम से भावित करके हिंगुल से निकाल सकते हैं। अब रस सिंदूर भारत भेषज रत्नावली का एक नवसागर युक्त पाठ मुझे मिला है और उसी के हिसाब से मैं ये रस सिंदूर बनाता हूँ। उसमें घटक द्रव्य है 100 ग्राम पारद, 25 ग्राम गंधक है और नवसागर 6.25 ग्राम है। थोड़े जल्दी में ये भी बता देता हूँ, ये कुपी बनाई है मट्टी और कापड़, इसके ऊपर 14 बार लेपन किया है। कज्जली निश्चंद्र कज्जली बनाई है और उस कुपी में डाली है। हम एक ये वालू का यंत्र बनाने की दातार शास्त्री ने हमें एक अलग सी प्रक्रिया बताई है। जहां अग्नि होता है वो पूरे जमीन के नीचे रहता है और उसके ऊपर ये वालू का यंत्र हम बना देते हैं। मटका रहता है, उसके बाजू में ईंटें रखकर गोबर से वो अच्छी तरह से बनाते हैं। ऊपर से देखे तो ये बीच में मटका है यहाँ, और ये 2 छिद्र हम रखते हैं जिससे धुआं और तीव्राग्नि के समय यहाँ से ज्वाला बाहर आ सके, इसके लिए ये 2 छिद्र भी रखे रहते हैं। कौन सी भी कुपीपक्व की जो प्रक्रिया है उसमें क्रमाग्नि देना महत्वपूर्ण बात रहती है। ये दीपाग्नि के एक पिक्चर है दीपाग्नि का, उसके बाद मध्यमाग्नि है और जैसे मैंने बताया वो ये तीव्राग्नि का पिक्चर है। ये जो 2 छिद्र हमने रखे हैं उसमें से ज्वाला ऊपर आनी चाहिए और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी जाकर गंधक के और नवसागर के खत्म होने के बाद अच्छी तरह से सिंदूर कुपी के मुंह में आकर चिपक जाता है। उसके भी 1-2-3 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये कुपी के मुंह में सिंदूर चिपकना शुरुआत हो गई है, बहुत सारा चिपक गया है, उससे भी ज्यादा चिपक गया है और अंततः पूरा मुख कुपी का बंद हो जाता है। बहुत सारे वैद्यों का, बहुत सारे इसमें जो रसशास्त्री काम करते हैं वो सब वैद्य इस कुपी को कॉर्क करने की प्रक्रिया भी यूज करते हैं। लेकिन मैंने अभी तक 30-32 साल में कभी भी कॉर्क नहीं किया है और अच्छी तरह से ये पूरा मुख बंद होकर मैंने आज तक 100 ग्राम पारद से ग्रंथों के हिसाब से सिंदूर में 8-10 ग्राम गंधक भी होना चाहिए, इसी के हिसाब से 110 ग्राम 108 ग्राम की सिंदूर हमने ये कुपी से निकाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक कुपी छेदन का प्रोग्राम रहता है,
ऊपर जो मट्टी का कापड़ लगाया हुआ होता है वो सब निकालना है। इस तरह से अच्छी तरह से कुपी के मुख में हमें सिंदूर मिल जाता है। ये इस साल मैंने सुवर्ण सिंदूर बनाया था, उसकी तस्वीर आपके सामने रखी है। पूरे वैसे तो ऊपर से मुंह बंद हुआ है, मुख बंद हुआ है ऐसा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा नीचे उसका मुख बंद हो चुका है। ये भी 80 ग्राम पारद रहता है। ये 75 ग्राम या 76 ग्राम की ये सिंदूर हमें मिला है ये। ठीक है, अब आगे जो दो भस्म मैं बताने वाला हूं, अभी 10-20 मिनट हमारे पास अभी बाकी है। उसमें ये दो दवाइयां मैं आपको जरा धीरे से और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभ्रक भस्म यह अच्छी तरह से लंग्स के ऊपर काम करने वाली एक दवा है। पूर्ण रूप से काम करने वाली दवा है। पूर्ण रूप से यानी निदानम, पूर्व रूप, रूप, उपक्षय, अनुपक्षय सभी जगह पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में भी एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। यह अभ्रक भस्म बनाने में भी ग्रंथों ने हमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं। अभ्रक शोधन वैसे तो 5 प्रकार से ग्रंथों ने हमें बताया है, उसमें से 3 प्रकार ही मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। आगे के ये गोदुग्ध है, गोमूत्र है और बद्रीसाल है, कांजिया और त्रिफला, ऐसे और 2 प्रकार है। लेकिन आज हमारे व्याधि के हिसाब से ये सिर्फ 3, और उसमें से ज्यादा मैं गोमूत्र के ऊपर, जो गोमूत्र से भावित जो शोधन जिसका होता है उसके बारे में आपको ज्यादातर बताने वाला हूं। 3 प्रकार की शुद्धि द्रव्य हमने सामने देखे हैं। मारण भी 3 द्रव्यों को 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। गोदुग्ध के बारे में हम सब जानते हैं कि वो संतर्पण करने वाला द्रव्य है, या सबसे अच्छा संतर्पण द्रव्य गोदुग्ध बताया गया है। तो गोदुग्ध से शोधित किया हुआ अभ्रक हम ग्रंथों में, जो बहुत सारे आयुर्वेद प्रकाश ग्रंथ में हमने देखा, तो भावना द्रव्य बहुत सारे बताए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे द्रव्य है कि गोक्षूर, अश्वगंधा, मुसली, ये सब संतर्पण करने वाले द्रव्य है। उसके ही चलते कंटकारी, तुलसी, हरिद्रा, ये सब द्रव्य अपतर्पण करने वाले द्रव्य है। एक अभ्रक शोधन हुआ, उसके ऊपर एक बार संतर्पण द्रव्यों की भावना फूट दिया, संतर्पण द्रव्य की भावना फूट दिया। उसके बाद यदि गलती से अपतर्पण जन्य, यानी ये जो एक बार गोक्षुर की भावना दे दी, गोक्षुर क्वाथ की भावना दे दी, गोक्षुर रस की भावना दे दी, अश्वगंधा रस की दी, अश्वगंधा क्वाथ की दी, और यदि हमने उसके बाद कंटकारी, तुलसी ऐसी कोई भावना देने के बाद फूट दिया, तो हम 10 कदम आगे जाएंगे, फिर 10 कदम पीछे आएंगे। व्यवहार में हम जब बोलते हैं वैसी ही बात होगी। पहले हमने उस अभ्रक को संतर्पण जन्य द्रव्यों की भावना दे दी, यानी हम 10 कदम आगे चल गए, वो बहुत अच्छा संतर्पण करने वाला द्रव्य बन जाएगा। लेकिन गलती से हमने उसी अभ्रक को यदि अपतर्पण जन्य द्रव्यों से भावना दे दी, तो हम फिर मूल जगह पर आ जाएंगे। इसके लिए दातार शास्त्री जी ने जो हमें बताया वही बात मैं आपके सामने रखता हूं। हम 3 प्रकार के अभ्रक भस्म बनाते हैं। पहला तो संतर्पण जन्य द्रव्यों से भावित, और उसके लिए गोदुग्ध में शोधित अभ्रक लेते हैं। दूसरा अभ्रक भस्म है अपतर्पण जन्य द्रव्यों से भावित, और उसके लिए बद्रीसाल की क्वाथ से शोधित अभ्रक लेते हैं।
और तीसरा और आज का महत्व का औषध है क्षार के साथ जो हम अभ्रक भस्म बनाते हैं, उसके लिए हम गोमूत्र से शोधित अभ्रक भस्म लेते हैं और उसको हम ये क्षार वाला जो अभ्रक भस्म रहता है उसको हम टंकण मारित अभ्रक भस्म बोलते हैं। और उसके लिए गोमूत्र शोधित अभ्रक और टंकण खार ये दो द्रव्यों ही हम यूज करते हैं। इसकी प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं। पहले ये गोमूत्र शोधित अभ्रक और तेलिया टंकण ये जो बोलते हैं वो 1 से 2 मात्रा में हम अच्छी तरह से खलवे यंत्र में कूट कर पीस कर लेते हैं। ये जो मिट्टी का कापड़ बनाकर हम जो संपुट बनाते हैं उसमें रखते हैं और इसको थोड़ा हल्का पूट देते हैं। ये टंकण जो रहता है वो फूलने वाला द्रव्य है। यदि इसको पहले ही गजपुट दे दिया तो वो संपुट भग्न करके उससे बाहर आ सकता है, वो पिघल जाता है और संपुट टूट भी सकता है उसमें। इसके लिए पहले हम छोटा पुट जो कुक्कुट पुट बोलते हैं ऐसे छोटे छोटे पुट देकर उसका पहले पाचन करते हैं। एक बार ऐसे पुट दे देने के बाद वो जो नीचे वाला संपुट का जो नीचे वाला भाग रहता है परल रहता है उसमें वो चिपक जाता है। वो बहुत कष्ट से वहां से छुड़वा कर हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े उससे हमें मिल जाते हैं। ये लोहे के खलवे यंत्र में ही कूट कर महीन पीस कर इसको लेना है, फिर एक बार गजपुट देना है, फिर एक बार गजपुट देना है। ऐसे करके पूरा इसका कृष्ण या आकाशी निरभ्र आकाश जैसा रहता है उसके कलर का ये भस्म बन जाता है। इसको फिर अमृतीकरण ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कपड़ छान करके बहुत दिनों तक खरल करने के बाद ये अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसकी जो टंकण मारित अभ्रक भस्म है ये क्षार के साथ मिलाया हुआ और क्षार के साथ बनाया हुआ अभ्रक भस्म है। ये क्षरण करने वाला ही रहता है। हमने 3 प्रकार देखे हैं, संतर्पण करने वाला है, अपतर्पण करने वाला है और ये क्षरण करने वाला। जहां भी पृथ्वी महाभूत यानी पार्थिवता बढ़ चुकी है ऐसे जगह पर अच्छी तरह से कारगर सिद्ध होने वाला ये टंकण मारित अभ्रक भस्म है। अनेक रुग्णों के लिए जहां हमें अभ्रक यूज करना है तो वहां अभ्रक कौन सा यूज करे ये तय करने के लिए ये 3 प्रकार हमने आपके सामने रखे हैं। यहाँ संतर्पण करना हो तो वह संतर्पण करना, और यहाँ लंग फाइब्रोसिस में हमें क्षरण कार्य करना, जो वहाँ पार्थिवता यानी स्कार और ये सब हो चुका है उसको कम करने के लिए ऐसा क्षरण करने वाला ये टंकण मारित अभ्रक भस्म हम यूज कर सकते हैं। उसके आगे वाला और इसके बाद और एक ऐसे 2 द्रव्यों के बारे में अब मैं बताने वाला हूं और यहाँ कंक्लूड कर दूंगा। ताम्र भस्म। ताम्र भस्म नाम सुनते ही बहुत सारे वैद्यों का मन विचलित हो जाता है क्योंकि इसका बनाना भी बहुत सरल नहीं है, कष्टतापूर्वक ही ये बन जाता है। लेकिन सोमनाथी ताम्र भस्म हम अच्छी तरह से घर पे ही बना सकते हैं। ये एक कुपिपक्व रसायन जैसा ही कुपिपक्व रसायन है। इसमें जो घटक द्रव्य है वो है पारद, गंधक, ताम्र और हरताल और मनशील। हरताल भी बहुत
विष जैसा ही है, बहुत सारा विषकारक है, मनशील भी। लेकिन ये ताम्र का मारण करने के लिए ये दो द्रव्य हरताल मनशील मारित ताम्र, ऐसे हम बोलते हैं ग्रंथों ने। इसका सोमनाथी ताम्र भस्म ऐसा भी नामा विधान उसको दिया है। कुपीपक को जो मैंने पहले रस सिंदूर के बारे में बताया वैसी सब प्रक्रिया है। इसमें अग्नि जरा ज्यादा देना पड़ता है, 48 आवर्स इसको अग्नि देना पड़ता है। रस सिंदूर 24 to 30 आवर्स में बन सकता है, लेकिन 48 आवर्स तक ये ताम्र सिंदूर और नीचे हरताल मारित मनशील मारित ताम्र हमें मिलता है। ये भी दवा अग्निमांद्यजन्य संप्राप्ति से प्रारंभ होकर जहां भी ग्रंथि या पार्थिवता बहुत बड़ी है उसमें अच्छी काम करने वाली ये भी एक दवा है। लेकिन इसके बारे में जहां हमें अच्छी तरह से ये मिल सकता है उसी से लेकर उससे जो परीक्षा हमें ग्रंथों ने हमें दी है, दधि के साथ है, नाड़ी जो मराठी में हम बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। दही के साथ से तो हम कर सकते हैं, बाकी सब हमें हिंदी शब्द मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अच्छी तरह से मारित ताम्र भस्म यदि हमें मिल गया तो ये लंग फाइब्रोसिस में एक और अच्छी दवा है। इसी से भी हमने बहुत सारे अच्छे गुण लिए हैं। उसका अमृतीकरण भी करना पड़ता है, 7 बार कुमारी रस से उसको भावना देनी है, 7 गजपुट देना है, तभी जाकर वो अच्छे तरह से ताम्र हम यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वरांग क्षार। ग्रंथों में विड़ंगादि क्षार करके चरक में इसका लिहोदर में रेफरेंस आता है। मावड़ी में चित्रक है, शुंठी है, सैंधव, वचा और घृत और दुग्ध, ये 2 द्रव्यों से विलोड़ित करके दग्धवा कपा लेकर के बोला है। परल में इसको या मिट्टी के बर्तन में इसको बनाना है। ये मिट्टी का बर्तन है, मटका है, उसमें ये सभी द्रव्य घृत और दुग्ध से आलोड़ित करके रखे जाते हैं। उसको अग्नि दिया जाता है। ये अंतर्धुम पद्धति से बनाना है। इसमें जो धुआं निकलता है वो बाहर न जाए ऐसा देखने की जरूरत रहती है। लेकिन होता क्या है, ये जो दुग्ध और घृत होता है, ज्यादातर दुग्ध की बाष्प जो दुग्ध का रहता है उससे ये मटका फूट सकता है। इसके लिए थोड़ा सा जो धुआं है वो बाहर जाए, लेकिन ज्यादातर धुआं अंदर रहकर उसका पाचन हो जाए, ये बात हमें देखनी पड़ती है। ये वैसे तो मशी कल्पना है, विड़ंगादि मशी हो सकती है, लेकिन इसका कार्य क्षार जैसा है, इसी के चलते इसको क्षार बोला गया है। मशी यानी जो पूरी तैयार होता है उसका कलर काला होना चाहिए। यदि सफेद कलर हो गया तो क्षार बनता है, और मशी रहती है तो काले रंग की मशी होती है। इस तरह से अभी जो मैंने 3 द्रव्यों के बारे में आपको बताया है, एक तो टंकण मारिता परक भस्म, ये लास्ट 3 टंकण मारिता परक भस्म, ताम्र भस्म और ये विड़ंगादि या वरांग क्षार। वैसे तो त्रिभुवन कीर्ति है, लक्ष्मी नारायण है, सीतोपलादि है, ज्येष्ठमद है, ये बाकी सभी द्रव्य तो उसमें अच्छे कारगर होते ही है। लेकिन यदि हम ये 3 द्रव्यों का प्रयोग करें तो रुग्णों को जल्दी लाभ भी मिल जाता है। फाइब्रोसिस कम करने में ये तीनों द्रव्य हमें अच्छी तरह से मदद भी करते हैं। जितना समय मुझे दिया था उस समय में मैंने मुझे जो आज के सब्जेक्ट के हिसाब से आपके सामने रखना था वो मैंने रख लिया है। यदि आयोजक इसके बारे में कुछ सवाल जवाब करने की अनुमति देते हैं तो मैं
मेरा प्रेजेंटेशन अब कंक्लूड करता हूँ। आप सभी ने मेरा ये जो प्रयास था आपके सामने कुछ विषय रखने का, इसमें मुझे सहयोग दिया, इसके लिए और आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात प्रांत शाखा उनका भी धन्यवाद करके मेरा संबोधन बंद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर हमें किसी को भी क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। अभी तक तो सर ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम दवाइयाँ बना सकते हैं। बस पेशेंट आए, ये कंपनी की कौन सी कंपनी की लेनी है वो सोचते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं और देखते हैं कि क्यों रिजल्ट नहीं मिला। आज हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। आज अगर किसी को भी क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। सर एक क्वेश्चन आया है, विच टाइप ऑफ अब्रक भस्म इज यूजफुल इन लंग फाइब्रोसिस? संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य। अरे टंकण मारित बोला ना मैंने, टंकण मारित अब्रक भस्म ही ज्यादातर अच्छी तरह से कारगर सिद्ध होगा। संतर्पणजन्य है, अपतर्पणजन्य ये भी तो है, लेकिन जहां हमें क्षरण करना है, ये जो मैंने स्कारिंग और उसके बारे में पार्थिवता बढ़ती है, ये बात जो आपके सामने रखी है, उसके लिए क्षरण करने वाला यानी टंकण मारित अब्रक भस्म ही यूज करना चाहिए। ये टंकण मारित अब्रक भस्म हम प्रोस्टेट में, फाइब्रॉइड में बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स वहां भी मिलते हैं हमें, इसी के चलते ये मैंने फाइब्रोसिस में भी यूज किया है। सर दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा? कौन सी मेडिसिन करने डोज में देने से रिजल्ट मिलता दिखाई देगा? ऐसा डॉक्टर जिग्नेश पादरिया ने बोला है। हाँ ठीक है ना, प्रोटोकॉल शब्द ही यूज नहीं करने का है। पहली बात, प्रोटोकॉल शब्द यूज किया तो कोई ना कोई अलग व्यक्ति वो तय करता है और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोटोकॉल शब्द ही यूज मत कीजिए। यानी मैं आपका क्वेश्चन गलत है ये बात नहीं बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से पूछा है, लेकिन रुग्ण की प्रकृति, जन्म प्रकृति, व्याधि अभी जैसे जिस तरह से बना है, हमें कोरोना से हुआ ये मालूम है, लेकिन उसकी आयुर्वेदिक संप्राप्ति हमने कैसी लगाई है, अग्निमांद्यजन्य है, मलावरोधजन्य है, संचय कहाँ हुआ, कफ की निर्मिति वहीं जाकर चिपक कैसे गई, वहाँ जो फाइब्रोसिस, उसके लिए मुझे टिपिकल आयुर्वेदिक शब्द नहीं मिला है, लेकिन मैंने जो बोला वो ऐसे पार्थिवता इतनी बढ़ चुकी है और उस वहां जाकर वो उसका स्टिफनेस, जो दूसरा शब्द भी बोले हैं, यानी कि पार्थिव वो भाग बन चुका है, उसका क्षरण करना है। तो बाकी जो लक्षण रहेंगे, यानी खांसी है, प्रतिशाय रहेगा, उसके हिसाब से जो सीतोपलादी, ज्येष्ठमाह, त्रिभुवन कीर्ति ऐसे द्रव्यों के साथ ही हमें ये टंकण मारित अब्रक भस्म भी देना है। यदि लिवर का यानी यकृत का, लिवर यानी ऑर्गन नहीं, ये पचन शक्ति का कोई प्रॉब्लम है तो हम ताम्र भस्म भी यूज कर सकते हैं। शरीर में अभी भी ज्यादा कफ का प्राबल्य हमें दिखता है तो वरांग क्षार हम यूज कर सकते हैं। कुछ भी तय मत करो, मेरा सुझाव ऐसा रहेगा, जो चीज सामने आती है उसका हमारी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति से निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी करके संप्राप्ति आप तय कीजिए और उसी संप्राप्ति का भेद करना है। ये बात ध्यान में रखकर आप यदि दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो ही दवाइयाँ असरदार सिद्ध हो जाएगी।
थैंक यू सर। बस लगता नहीं है और किसी को कुछ क्वेश्चंस हो। ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से सर आपने बताया। आज का हम कार्यक्रम के पूर्णाधि के तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आभार विधि के लिए मैं वैद्य ध्रुति को बुलाऊंगी। ध्रुति पर जी प्रज्ञान। जोशी सर ने हमें बहुत ही अलग तरीके से औषध निर्माण और करना हमें बताया, और अलग अलग भावना द्रव्य से हम नई कल्पनाएं कैसे बना सकते हैं, कैसे रस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, वो हमें बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझ सके, और हमें रस औषधि निर्माण का बहुत अच्छी तरह से रसपान कराया हमें। आभार जोशी सर। आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से मैं वैद्य ध्रुति भट्ट आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और हमें आपने बहुत ही अच्छी अलग तरीके से हमने आज औषधि निर्माण भी देखी, जो हमने पढ़ा था, जो हम पढ़ भी चुके हैं, और कहीं कहीं हम वो कल्पनाएं देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो आपने हमें आप पिक्चर के हमें दिखाया वो, तो वो सब अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। अलग अलग कल्पनाएं, त्रिभुवन कीर्ति रस हम कैसे अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से हमने देखा, और हम वैद्य खुद ये सब औषध कैसे निर्माण कर सके, और उसके लिए आपने हमें आपका नॉलेज शेयर किया, तो आपका फिर से धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद, आभार नहीं। ठीक है। धन्यवाद सर। आयुर्वेद व्यासपीठ की ओर से आप सब वैद्यगण का भी हम आभार करते हैं कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया, और आप सबकी वजह से ये सब वेबिनार हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू प्रज्ञा मैम। हाँ जी, थैंक यू ध्रुति। फिर से हम अगले शनिवार को मिलेंगे, यानी कि पहला और तीसरा शनिवार आयुर्वेद व्यासपीठ गुजरात प्रांत के द्वारा ऑनलाइन क्लिनिकल मीटिंग होती है। हर बार हम नए नए वैद्य लाते हैं, हर बार हम आपका नॉलेज बढ़ाते हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ हमेशा आपके साथ में जुड़ी हुई है। आयुर्वेद व्यासपीठ का जो पोस्ट कोविड केयर सेंटर चल रहा है, आप उसके साथ भी जुड़ी रहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आज हम देख रहे हैं। मैंने सर से कल ही बात की, कल ही मैं एक पेशेंट देख के आई हूँ लंग फाइब्रोसिस का, उसकी कितनी खराब हालत होती है वो हम देखते हैं। इतने तो बहुत सारे मरीज है, अगर हम इस पे अच्छी तरह से काम करें तो हमारे देश के लिए ये बड़ा कार्य होगा। सर थैंक यू, फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे पूरा करते हैं।